This is Manish and welcome to my YouTube channel Sir Classes. Today I am going to start Contemporary India and Education MCQ Part 4. इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चंस का ये सीरीज मैंने बना रखा है। ये सेशन जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो सेशन है स्पेशली पार्ट जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और कहीं कहीं जो फर्स्ट ईयर में जो पढ़ना होता है कंटेम्प्रेरी इंडिया, वो सेकेंड ईयर में कहीं कहीं किसी सिलेबस में मेंशन है किसी यूनिवर्सिटी में। तो इसके लिए आप पैनिक मत होना। तो कंटेम्प्रेरी इंडिया से सीटेट स्टेट केवीएस जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए ये वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इसलिए इस सेशन को आप बिना स्किप किए, बिना कट किए हुए आप देखो और राइट डाउन करो। और अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो आप शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में मैं बात करूंगा कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में, जिसमें आप लोग के लिए एमसीक्यू लेकर आया, जिसमें मैं 50 क्वेश्चंस विथ आंसर करवाऊंगा। इसमें इस सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो सेशन होगा वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ और उस एग्ज़ाम के लिए जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, लाइक डैट बीएड एग्ज़ाम्स हो गए, है ना, टीचिंग एग्ज़ाम्स हो गए, स्टेट हो गया, सीटेट हो गया, केवीएस हो गया। तो उन सारे स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं सारे चीज़ों को, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बीएड के लिए स्पेशली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 10 मार्क्स यानी 10 मल्टीपल क्वेश्चंस जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो पूछे जाते हैं। तो इससे ये वीडियो आप ये सेशन देख लोगे तो कम्प्लीटली अच्छे से समझ जाओगे, तो आपको 10 मार्क्स नहीं छूटेंगे। आप 10 मार्क्स आप इजी वे में आप अचीव कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप देख लो, और सेशन पसंद आए तो आप लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका शिक्षा के राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम, जिसको सर्व शिक्षा अभियान कहा जाता है, उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य जो था प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, ठीक है। इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA का उद्देश्य जो था माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना था। कब तक? RMSA कब तक कंप्लीट सभी के पास ये सुनिश्चित कर लेना था कि सबके पास शिक्षा पहुंच गया है, अपने टारगेट को अचीव करना था। तो ये जो आंसर होगा आपका 2017 इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण था। वही सेम सर्व शिक्षा अभियान, जैसे RMSA का जो अचीवमेंट ड्यू डेट जो था 2017, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है वो 2010 तक था, ठीक है। तो 2010। नेक्स्ट देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान SSA भारत सरकार की उपलब्धि का प्रमुख कार्यक्रम है। तो क्या हो सकता है? UEE यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की उपलब्धि का प्रमुख कार्यक्रम है, यानी समयबद्ध तरीके से प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना ही भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब पेन और कॉपी लेकर भी बैठ जाना, ताकि इसका आंसर क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज कर करके आप देखते रहो और नोट डाउन करते रहो, ठीक है। भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जिसका उपयोग निम्नलिखित में से एक हस्तक्षेप के रूप में किया गया है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। बाकी सर्व शिक्षा अभियान, लैपटॉप का वितरण, किताबों और ड्रेस का मुफ्त वितरण, ये सब नहीं होगा, ठीक है। ये वीडियो हिंदी में बनाने के पीछे ये भी रीजन था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आप प्लीज़ MCQ जो कंटेम्प्रेरी इंडिया का है उसको आप हिंदी में डाल दो, हिंदी में डाल दो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर इस वीडियो को मैंने हिंदी में बनाने की कोशिश किया। और हिंदी में बनाने में एक चीज़ प्रॉब्लम आती है ना, कि हिंदी का जो टाइपिंग होती है ना वो मेरे को नहीं आती है, इसीलिए प्रॉब्लम आती है। उसको मैं कंटेंट को PPT में फाइल में हम बना नहीं पाते हैं नोट्स को,
तो इसीलिए आप मैं मेरा जो भी वीडियो है आप देख लोगे, कंटेंट इंग्लिश में होते हैं लेकिन मैं जो समझाता हूँ वो हिंदी में। तो इसलिए आप हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता, आप चीज़ों को समझ लो। आप एक एज ए टीचर बनने जा रहे हो तो आपको मल्टी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, लोकल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों तीनों की। तो इसीलिए आप इतना पैनिक मत हो ना कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में तो मैं वहाँ देता ही समझाता ही नहीं, सिर्फ कंटेंट होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसीलिए आप पैनिक मत रहो, ठीक है। ये फिर भी मैंने आप लोग की रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाने की कोशिश किया। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या कि ये कैसा लगा वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बात है, यदि भारत में स्कूली बच्चों के पोषण के मामले में भारत व्यापक रूप से बेहतर है तो सरकार ने कौन सी योजना शुरू की थी? तो भारत सरकार ने मिड डे मील की योजना ये शुरू की थी इसलिए कि बच्चे का जो मतलब बेहतर हो सके, शरीर स्वस्थ हो सके, पोषण आहार मिल सके। सबसे बड़ी चीज़ थी मिड डे मील का कि डिटेन करना, बच्चों को स्कूल में रोक कर रखना, क्योंकि हाफ टाइम से बच्चे स्कूल में जाते थे घर पर खाना खाने, उसके बाद रिटर्न स्कूल आते ही नहीं थे। इसी कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था कि बच्चों को क्लास में रोककर 3-4 बजे तक क्लास में पढ़ाना था, ठीक है। शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्र, इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्र का निरंतर वृद्धि होती है। शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो स्टेट होता है, राज्य होते हैं, उसका निरंतर क्या होता है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूईई यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन, यूई का फुल फॉर्म होता है। इसका मेन जो समस्या था, वित्त का समस्या था, ये भी था। जनसंख्या विस्फोट की भी समस्या, जनसंख्या ज़्यादा होने के बाद भी इसकी सफल नहीं हो पा रहा था। बालिका शिक्षा की समस्या थी। ये सारे समस्या यानी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, यानी ये सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन का तात्पर्य है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन का तात्पर्य ये है कि प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन जो होती है क्लास 1 to 5 और उच्च प्राथमिक या मध्यम शिक्षा क्लास 6 to 8 जिसको अपर प्राइमरी या मिडिल एजुकेशन कहते हैं। यानी ये आंसर आपका सेकेंड नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन में दोनों आ जाते हैं, 1 to 5 वाले जिसे प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं और 6 to 8 वाले जिसको अपर प्राइमरी या मिडिल एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रॉप आउट दरों की जांच के लिए सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपनाई थी? ड्रॉप आउट मतलब बच्चे जो स्कूल से छोड़कर जा रहे थे उसको छोड़कर ना जाने के लिए, बच्चों को रिटेन करना है, रोकथाम करना है, रोक कर रखना है, उसके लिए सरकार ने क्या अपना कौन सी रणनीति अपनाई, पॉलिसी बनाई? तो पहला ऑप्शन देख लो आप, प्रतिमान जागरूक पैदा करना यानी क्रिएटिंग पेरेंटेड अवेयरनेस, यानी परिवार में शिक्षा के प्रति अवेयरनेस डेवलप करना। सीखने का न्यूनतम स्तर यानी जो सीखने का, जो हम लोग हायर एजुकेशन बोलते हैं कि हायर पर बच्चा सीख जाएगा, ऐसा नहीं, उसके न्यूनतम स्तर को सम्मिलित करना। मध्याह्न भोजन योजना को सम्मिलित करना, और ये सभी, तो ये सभी जो राइट आंसर सभी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, प्राथमिक शिक्षा पर गोखले का संकल्प को किसने अस्वीकार? गोखले जो थे, गोखले जी ने, इनके संकल्प को किसने, गोखले जी के संकल्प को किसने अस्वीकार किया था? तो इंपेरिकल काउंसिल जिसको अनुभवजन्य परिषद कहते हैं, इन्होंने स्वीकार कर लिया था, अस्वीकार किया था। बाकी एनसीईआरटी सीबीएसई को थारी कमीशन स्वीकार किया था लेकिन इन्होंने अस्वीकार कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एनसीईआरटी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है ना, अवैधता का उन्मूलन यानी इरिडिक्शन ऑफ इलिटरेसी, सहयोग, विषय कौशल उपलब्धि, ये सभी, तो ये सभी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है एनसीईआरटी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? इरिडिक्शन मतलब इलिटरेसी को खत्म करना, सहयोग कोऑपरेट करना, विषय कौशल की उपलब्धि करवाना, ये भी चाहिए, ये सभी यानी ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, गांधी ने महसूस किया कि भारत में अंग्रेजी शासकों द्वारा शिक्षा की व्यवस्था भारत की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा नहीं करती है, इसलिए उन्होंने शिक्षा की एक नई प्रणाली विकसित की। वो क्या थी? शिक्षा की अंग्रेजी प्रणाली, नई भारतीय शिक्षा प्रणाली, नई शिक्षा की योजना, या नई तालीम या बुनियादी शिक्षा? तो नई तालीम और बुनियादी शिक्षा गांधी जी का ड्रीम था, मोटो था, तो नई तालीम या बुनियादी शिक्षा जो होगा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 14 में कह रहा है प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होती है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए,
फिर श्रम की गरिमा की भावना विकसित करना, रचनात्मक प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए, या फिर ये सभी। तो ये सभी क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य, बच्चों के लिए अनिवार्य है, यानी 6 to 14 ईयर्स बोला गया है, ठीक है, ये देख लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट 16 कह रहा है छात्रों पर अकादमिक बोझ के मुद्दे की जांच की गई, किस कमेटी के द्वारा, अद्यालेशिया समिति, यशपाल समिति, ईश्वर भाई पटेल समिति, या माथुर समिति। तो यशपाल समिति, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यशपाल कमेटी के द्वारा ही तैयार किया, उन्हीं की रिकमेंडेशन के द्वारा, उन्हीं के सुझाव के द्वारा ये तैयार किया। ये NCF 2005 का जो मेन एक स्लोगन भी था, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बोझ को कम करना था, बच्चों के बोझ को कम करना था, यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट, कोठारी आयोग की भाषा द्वारा अनुशासित नीति है। तो कोठारी कमीशन ने 3 भाषा फॉर्मूला, मैंने अभी थोड़ा देर पहले इसको डिस्कस भी किया था, 3 भाषा फॉर्मूला का कंसेप्ट दिया था उन्होंने बताया था कि मदर टंग में जितना बच्चा ग्रॉस करता है तेजी से, उतना कोई भी लैंग्वेज नहीं होता। तो मदर टंग होनी चाहिए, हिंदी भी होनी चाहिए और इंग्लिश भी होनी चाहिए, क्योंकि आप जो पढ़ाई करते हैं उसका मेन मोटो जो होता है दूसरे देशों से, दूसरे लोगों से अपनी कल्चर को, अपनी भावनाओं को शेयर कर सके, एडॉप्ट कर सके। तो वो एक ग्लोबल लैंग्वेज होनी चाहिए। तो इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है जिसको हमारी अपनी एजुकेशन में सम्मिलित करना ही चाहिए, ताकि ये एजुकेशन जो हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं वो काफ़ी सफल हो, सक्सेस हो, ठीक है। डाइट का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, की स्थापना की सिफारिश किनके द्वारा किया गया था, मतलब किस कमेटी के द्वारा, किस समिति के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन देख लेंगे, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 नहीं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1942, 1949 बिल्कुल नहीं, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, 1953 बिल्कुल नहीं, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति NP इसी के द्वारा डिस्ट्रिक्ट डाइट का गठन की गई थी, ठीक है, इसी ने रिकमेंड किया था। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, जिसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA 1992, मतलब 1986 में जो पॉलिसी बनी थी उसमें कुछ संशोधन कर है ना, 1992 में कैबे का भी इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो संशोधन कर एक समीक्षा लाई गई थी, एक संशोधन किया गया था, किसके रिकमेंडेशन के, किसने ये समीक्षा की थी, किसने उसमें संशोधन किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा यशपाल समिति, हंसा मेहता, राम मूर्ति समिति या राष्ट्रीय शिक्षक आयोग। तो राम मूर्ति समिति के सिफारिश पर 1986 पॉलिसी को प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 भी कहा जाता है, ठीक है, राम मूर्ति समिति। नेक्स्ट हम देखते हैं, बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, यानी जिसे हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 भी कहते हैं, किसकी अध्यक्षता में गठन की गई थी। तो इसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो इसका आंसर आप देख लीजिए, है ना। पहला ऑप्शन है डॉक्टर ए स्वामी मुदालियर, डॉक्टर पी स्वामी रमना मुदालियर, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर पी स्वामी लक्ष्मण मुदालियर। इस तरह से एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए मुदालियर दे देता है, इसलिए पूरा नाम इनका याद रखिएगा, ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ये आप सीटेट, स्टेट, बीएड में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों का घोषणा में शामिल है, क्या है, तो सभी है, नागरिक और राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पहला अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन देख लेंगे, मनमोहन सिंह, यशपाल, SS भटनागर, DS कोठारी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर SS भटनागर। SS भटनागर जो थे अध्यक्ष थे, लेकिन ये रिकमेंड किया गया था आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कहने पर, इसीलिए राधा कृष्णन कमीशन भी कहा जाता है, एक समिति भी कहा जाता है इसे। इसकी जो गठन हुई थी 1948-49। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 23। ये कह रहा है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रस्तावना में आप देख लोगे संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये कहा गया है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो 2 शब्द उसको जोड़ा गया, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 24 देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि क्वेश्चन शिक्षा के अधिकार को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती, जिसको कंकरेंट लिस्ट भी कहते हैं, समवर्ती सूची को क्या कहते हैं, कंकरेंट लिस्ट में कब जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईयर पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे, आर्टिकल्स नहीं पूछ रहा है, ये यहाँ ईयर पूछ रहा है। 1976 में शिक्षा के अधिकार को राज्य सूची से निकालकर उसको कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई। तो सर्व शिक्षा एसएसए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई थी, लेकिन ये फाइनली जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो 2004 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसकी शुरुआत 2001 में हो गई थी सर्व शिक्षा अभियान का। अब क्वेश्चन आ रहा है 26, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल में हुई थी। तो आप देख सकते हैं 2001 में जो शासन था वो बीजेपी का था, यानी अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनके शासनकाल में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना की शुरुआत कब की गई। तो कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1997 को की गई थी, है ना। और आई होप सर्व शिक्षा अभियान 2005 जो था वहां पर आगे तक चला था, लेकिन कस्तूरबा गांधी जो था 2004 में जाके इम्प्लीमेंट में आई थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 15 अगस्त 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार 2002 कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको बना दिया गया था, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1921 में की गई थी, ठीक है, 1921 में इसकी स्थापना की गई थी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की। 30 बोला निम्नलिखित में से कौन से शैक्षिक अवसर की असमानता के कारण है। तो इसमें से सारे ऑप्शन हो जाएंगे। वर्ग भेद भी होता है, शैक्षिक अवसर की असमानता के कारण है, आर्थिक विषमता, लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में असमानता, विभिन्न शैक्षिक मानक, ये सारे ऑप्शन यानी ABCD इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का निवारण हेतु किस अनुच्छेद में मेंशन है। अनटचेबिलिटी जिसको बोलते हैं, तो आर्टिकल 17 इज राइट आंसर। नेक्स्ट 32 देख लो आप, केंद्र सरकार की प्रमुख शिक्षा नीतियों में शामिल है नरेंद्र देव समिति, मैकाले की शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये सभी। तो आपको 1986 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 1986 जो बना था उसके बाद अब जाके एक नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020, काफी लंबे समय लग गए, ठीक है। शिक्षा गारंटी योजना किस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA सर्व शिक्षा अभियान का एक मुख्य घटक है, यानी सेकंड इज राइट आंसर। मध्याह्न भोजन योजना का देश के 2408 ब्लॉकों में कब शुरू कर गई। ये पूछता है क्वेश्चन, कब शुरू की गई थी। तो 1995 15 अगस्त 1995 को शुरू कर गई थी 2408 ब्लॉकों में मध्याह्न भोजन, जिसको मिड डे मील के नाम से हम लोग जानते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 14 to 18 बिल्कुल नहीं, आर्टिकल 19 to 22 बिल्कुल नहीं, आर्टिकल 23 to 24 यही सही आंसर है, आर्टिकल 23 to 24 शोषण के विरुद्ध का अधिकार। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, यानी अब 11वां मूल कर्तव्य है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 इज राइट आंसर, ओके। 86वें संविधान संशोधन के 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। नेक्स्ट, सिद्धांत वे आदर्श हैं जिनकी पूर्ति का सरकार प्रयत्न करेगी, यह किसने कहा है। सिद्धांत वे आदर्श है जिनकी पूर्ति का सरकार क्या करेगी, प्रयत्न करेगी, कोशिश करेगी। तो ये आंसर है आपका किसका है, बता सकते हैं, LG खेडेकर का। LG खेडेकर इज राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो 35 से 51 राज्य के नीति निर्देशक, ठीक है, सिद्धांत। नेक्स्ट 39, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कितने भागों में बांटा गया था। तो इसको 12 भाग में बांटा गया था, ठीक है, 12 भाग, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 में ये कह रहा है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा के क्या उद्देश्य निर्धारित किए थे।
जनतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यवसायिक कुशलता में वृद्धि, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास, या ये सभी। तो ये सभी आंसर सही होगा, यानी जनतांत्रिक नागरिकता का विकास भी होगा, व्यवसायिक कुशलता में वृद्धि की बात कही गई थी, व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास की बात, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स की भी बात कही गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो मुदालियर कमीशन ने पाठ्यक्रम को 7 भागों में क्या कर दिया था? विभाजित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताराचंद समिति का गठन क्यों किया गया था? तो ताराचंद समिति का गठन प्राथमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, क्योंकि ताराचंद ने फिजिकल एजुकेशन पर बल दिया था 1948 में। ठीक है, तो यानी इनमें से सभी जो होगा ये सही आंसर होगा। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ताराचंद समिति ने ही दिया था 1948-49 में। ठीक है, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव। प्रयोजनवाद, जिसको प्रैग्मेटिज्म भी कहते हैं, के अनुसार किस शिक्षण विधि का जन्म दिया गया था? तो ये आपका ऑप्शन देख लो, हेuriस्टिक मेथड नहीं होगा, जिसको स्वानुभव विधि भी कहते हैं, प्लेवे मेथड बिल्कुल नहीं होगा, खेल विधि जिसे कहते हैं, प्रोजेक्ट मेथड, प्रयोजन विधि, यही आंसर होगा, यानी प्रोजेक्ट मेथड इज द राइट आंसर, साइंटिफिक मेथड बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एजुकेशन, नकारात्मक शिक्षा किसके द्वारा दिया गया था? ये जो थ्योरी था नेगेटिव एजुकेशन का कंसेप्ट, वो आपका रूसो के द्वारा दिया गया था, यानी रूसो इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। किसने कहा था, किसे इंडियन फिलॉसफी का पिता कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन फिलॉसफी किसे कहा जाता है? तो शंकराचार्य, शंकराचार्य को कहा जाता है। ठीक है, शंकराचार्य को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन फिलॉसफी। फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, यानी वेस्टर्न फिलॉसफी का पिता किसे कहा जाता है? तो सोक्रेट को कहा जाता है ना, सोक्रेट को कहा जाता है फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, और इंडियन फिलॉसफी शंकराचार्य को कहा जाता है। ठीक है, किसने स्कूलिंग एजुकेशन को 3 भागों में बांटा? तो एरिस्टोटल ने स्कूलिंग एजुकेशन को 3 भागों में बांटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन एंड आंसर जो एक टीचिंग विधि होती है, एक मेथड होती है, किसके द्वारा दिया गया था? तो सोक्रेट के द्वारा दिया था, सोक्रेट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, 49 डायलॉग टीचिंग मेथड वाज गिवन बाय, डायलॉग जो टीचिंग मेथड किसके द्वारा दिया गया? तो ये प्लेटो के द्वारा दिया गया है। ठीक, किंडरगार्टन टीचिंग मेथड जो है किसके द्वारा दिया गया है ना, कंसेप्ट? तो फ्रोवेल के द्वारा, ये आंसर हो जाएगा आपका फ्रोवेल। फ्रोवेल इज द राइट आंसर, बाकी सारे ऑप्शन एरिस्टोटल, जॉन डेवी, प्लेटो गलत है, यानी फ्रोवेल इज राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ये 50 क्वेश्चंस का सेशन था, आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।